चलो, तो आज हम शुरू करेंगे 4th यूनिट। देखो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग जो 4th यूनिट है उसमें जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, द नेम ऑफ द यूनिट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी एटम्स का ग्रुप, चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भाई जैसे H2 है ना, ये मॉलिक्यूल क्यों बना? H एक एटम था, H एक एटम था, why H2 is formed? ओके, भाई एक मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये आया why। ओके, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा एक मॉलिक्यूल क्यों बना। दूसरा ये कि भाई H2 जब बना, ठीक है, और जब ये HCl बना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl बना, तो ये HCl क्यों बना? CO2 के कॉम्बिनेशन से क्या बना? CO2 बना, ठीक है। H2O के कॉम्बिनेशन से क्या बना? H2O बना। तो ये सब क्यों बन रहे हैं? ठीक है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ ऐड हो रही है तो HCl क्यों बन रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब C और O2, फिर एक चीज और, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है भाई। तो कार्बन और ऑक्सीजन एक बार तो CO बना रहे हैं और एक बार CO2, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बार मिलके H2O बना रहे हैं और एक बार मिलके ये H2O2 भी बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल क्यों बने? मतलब उसके अंदर डिफरेंट बॉन्डिंग हुई होगी तभी तो वो बने, है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यों बने सेम एटम से? डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यों बने सेम एटम से? दूसरा क्वेश्चन ये आया। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब C और O के मिलने से CO बना, तो ये एक जो है आप बोल सकते हो लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 भी लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो H2 और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ये तो एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो एक बेंट मॉलिक्यूल है ना। तो इनकी शेप डिफरेंट क्यों हुई? एक क्वेश्चन ये आया, है ना, व्हाई द शेप इज डिफरेंट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन साइंटिस्टों के मन में आने लग गए, ठीक है ना। 90s का दौर था, है ना, 90s का दौर जब नोबल गैसेस भी आ चुके हैं, है ना, नोबल गैसेस का डिस्कवरी हो चुका है। इससे पहले तो ये सोचते थे कि भाई ऐसा, उससे पहले ये सोचते थे कि भाई किस थ्योरी के बिहाफ पे हम ये बोले कि ये एटम आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन जब नोबल गैसेस आई तो उसके बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम, इन क्वेश्चनों का आंसर देने की किसने ठानी? वो दो साइंटिस्ट थे बेटा, इंडिपेंडेंटली उन्होंने किया। वन वाज कोसल एंड नेक्स्ट वन वाज लेविस। इन 1916 दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपनी थ्योरी बिल्डअप की और इसी को बोला जाता है कोसल लेविस थ्योरी। ओके, कोसल लेविस थ्योरी। ओके बेटा, कोसल लेविस थ्योरी। अब देखो, ये जो साइंटिस्ट था कोसल, इसने तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टडी किया। किसने? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किसने स्टडी किया? कोसल ने। और लेविस ने कंसंट्रेट किसके ऊपर किया? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो यूं समझ लो कि लगभग पूरी केमिस्ट्री कवर कर दी दोनों ने, ठीक है। इसने कुछ पॉइंट दिए, कुछ पॉइंट इसने दिए। अब ये देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में इनऑर्गेनिक। ओके, इन्होंने क्या बताया तो वो देख लेते हैं भाई। तो कोसल लेविस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट था ना, वो ये था कि भाई जैसे नोबल गैसेस नहीं है, नोबल गैसेस में अगर मैं देखूं हीलियम 1s2, है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। नियोन 2 8, नियोन के बाद में आर्गन 2 8 और 8, ठीक है। क्रिप्टॉन 2 8 18 8, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रिप्टॉन जिनोन, ठीक है, जिनोन। हीलियम नियोन जिनोन आएगा XE, जिनोन। जिनोन में क्या होगा? 2 8 18 32, ठीक है, 2 8 18 32, 2 8 18 18 8 आएगा। फिर उसमें आएगा जिनोन के बाद में रेड, और जो लास्ट
जो नोबल गैस है, 2 8 18 32 18 8 लाइक दैट, ओके लाइक दैट, हो गया। तो वहां पर इन्होंने क्या देखा कि भी या तो इनके आउटर मोस्ट में डबलेट है या फिर इनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट है, और ये जो एलिमेंट है दे आर हाईली स्टेबल इन नेचर, ओके दे आर हाईली स्टेबल। तो यहीं से इन्होंने अपना पॉइंट उठाया कि भाई जितने भी एटम है ना इस दुनिया में वो अपना या तो डबलेट कंप्लीट करना चाहते हैं या ऑक्टेट, टू हैव या टू कंप्लीट देयर टू हैव मोर स्टेबिलिटी, हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every element either complete its octet मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और डबलेट टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ओके मोर स्टेबिलिटी। ये था इनका फंडा, ओके। अब इसमें देखेंगे कि ये फंडा अचीव करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, ओके। ये जो डबलेट और ऑक्टेट है, लेविस ने बोला कि भाई ये दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। कौशल और लेविस दोनों ने मिलकर बोला, उसने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इसने ऑर्गेनिक में, कि इट कैन बी अचीव भाई ऑक्टेट या डबलेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इट कैन बी अचीव through two things. Number one, by transfer of electron, okay, by transfer of electron, or by sharing of electron, और यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी आपकी आयनिक बॉन्ड की और कोवलेंट बॉन्ड की। इन्होंने यहां तक ये किया और फिर उसके बाद में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया, आयनिक बॉन्ड बाय कौशल, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस थ्योरी को बेटा हम इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी, ठीक है। अब देखेंगे कैसे। देखो भाई आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड ए बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron, complete transfer of an electron from one atom to another, ओके। अब इसका एग्जांपल देंगे हम, कैसे भाई देखिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका सोडियम क्लोराइड के केस में, जैसे Na है और Cl है, ठीक है। ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 281 और इसका है 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दे देता है तो भाई इसका तो हो जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, ये हो जाएगा 28, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा Cl नेगेटिव 288। दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया by the complete transfer of electron. Now this ionic bond is shown by curved arrow, always याद रखना ionic bond को हम किससे शो करेंगे? curved arrow से। This is called ionic bond, right? और ionic bond के अंदर हमारी दो चीजें हो रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस और एक इलेक्ट्रॉन का गैस और लॉस, ठीक है ना। एक लॉस है और एक गेन है। फिर उसके बाद में ये दोनों Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन गैसीय स्टेट में है। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और जब ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस। इसको मैं डिफाइन करवाऊंगा एक एक करके। इसके लिए क्या चाहिए, यहां से आने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी, ऐसा लिख दूं आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख देता हूं मैं आई, ठीक है, डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, डेल्टा एच ईजी। ये एनर्जी तो रिक्वायर्ड है और ये रिलीज होती है, ये भी रिलीज होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे तीन एनर्जी है टोटल। जो डेल्टा आएगा डेल्टा एच, इट इज सम ऑफ थ्री एनर्जीज, डेल्टा आई एच प्लस
डेल्टा EgH प्लस डेल्टा LH, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। इसको पूरे उसमें लिखते हैं LATTIS, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। हाँ पूरा लिखते हैं, ओके, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। यहाँ पे एक चीज ये देखो बेटा, ये जो होती है नॉर्मली क्या होती है, इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब, इट इज पॉजिटिव, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड। तो भाई अगर सिस्टम में से टोटल एनर्जी, सिस्टम में से टोटल एनर्जी अगर रिलीज होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे डेल्टा H अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ भी करके डेल्टा H हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दिस इज द कंडीशन, अंडरस्टूड। तो ये है आयनिक बॉन्ड की कहानी। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए है ना, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे उस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, ठीक है, वैलेंसी जब भी होगा ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड in an ionic bond, ठीक है, in an ionic bond, that is called electrovalence। समझ में आया? ये पूरा मैंने आपको क्या बता दिया है कि भी किस तरीके से लेविस और कोशन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डबलेट और ऑक्टेट उनके दिमाग में था कि भी कैसे भी एटम अपना, डबलेट किसके केस में होगा, हाइड्रोजन के केस में, लिथियम और बेरिलियम, तीन एटम जो ना अपना डबलेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा या लेगा, दे भी सकता है, लेकिन जब ये लेगा तो इसका डबलेट हो जाएगा। हाँ, अगर दे दिया तो वो एक प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे लिथियम है ना, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दो रह जाएगा, बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दो रह जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो तीन एटम या H नेगेटिव जब बनता है, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट कर देते हैं कई बार IIT और नीट में कि कौन से एटम ऐसा नहीं है जो डबलेट कंप्लीट नहीं करेगा। तो कई बच्चों को ना बेरिलियम दिख जाता है, अच्छा बेरिलियम करेगा कि नहीं करेगा, बेरिलियम भी अपना डबलेट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो बेटा। दिस इज द थ्योरी अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, हाउ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें एक लाइन और लिखवा सकता हूं, जब यहाँ पे आयन बन गए, आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ओके। और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप इसको नोट डाउन करो बेटा, पहले इसको नोट डाउन करना, ठीक है, फिर उसके बाद में ये और फिर ये, ठीक है, जल्दी करो बेटा।